अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए, नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। तमाम तरह से ये बातें कही गई कि देखिए मैं तो बहुत तैयार हूँ, मैं 3 बजे से रात तक तैयार हैं। फिर आखिरकार अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उनकी आवाज़ सुनने का हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। एक तरह से आप जब देखेंगे बॉडी लैंग्वेज को अमित शाह की, वो डरे, सहमे, झुके हुए नज़र आए। मैं कि आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद जब भी इतिहास पलट कर देखेगा, तो ये कहेगा कि उस वक़्त हिंदुस्तान के गृह मंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दोनों ही संसद के माध्यम से जनता का सामना नहीं कर पाए और लोगों को या विपक्ष को भाषा की मर्यादा और भाषा बीजेपी से अगर सीखनी होगी, तो वो कैसा दिन होगा, ये आप सब सोच सकते हैं। राहुल गांधी ने तो फौरन ही, जैसे पहले कहा था, राहुल गांधी ने फौरन ही कहा कि हम उनका भाषण सुनने के लिए वहाँ नहीं आएँगे, भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। जो हमने बातें उठाई हैं, उनका जवाब दें। सरकार जो है ना सिर्फ चौतरफा घिरी हुई है, बल्कि अपने सबसे कमजोर फेज में नजर आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आरएसएस नए चेहरे की तलाश में है। उनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अब उनको सिर्फ शर्मिंदगी ही मिल सकती है, वोट तो नहीं मिल सकते हैं। आज भी जो बयान अमित शाह ने दिया है, अगर आप उसको ध्यान से देखिए, तो मैंने तो बहुत ध्यान से 2-3 बार उनके उस वीडियो को देखा और उनकी पूरी भाव-भंगिमा को देखा। मैंने पहली बार ये देखा कि जिसके बारे में कहा जाता है वो लौह पुरुष और चाणक्य दोनों हैं, दरअसल वो कितने कमज़ोर, कितने असहाय, कितने बेबस से दिखाई पड़ रहे थे। सरकार इस समय अपने सबसे मुश्किल दौर में है। जो दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थितियाँ पहले कभी नहीं थी। तो अमित शाह दोनों बातें नहीं मान सकते। अमित शाह ये नहीं कह सकते कि मैं नाकारा हूँ। वो ये भी नहीं कह सकते कि मैं अपराधी हूँ। तो करे क्या? आज जब आपने कमिटमेंट कर लिया है कॉकरोच जनता पार्टी से कि उनके केसेस विथड्रॉ होंगे, उनके खिलाफ कोई विच हंटिंग नहीं होगी, तो आखिरकार अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उनकी आवाज़ सुनने का हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जो वो बोले, सदन में बोलते तो कोई बात थी, सदन में तो वो बोले नहीं, सदन में तो अभी तक उन्होंने पैर भी नहीं रखा। हालाँकि उनके पैरोकार, उनके झंडा बरदार लगातार इस तरह का माहौल बनाते रहते हैं कि जब वो आएँगे तब गरजेंगे, बरसेंगे, तब विपक्ष जो है वो हैरान रह जाएगा, उनकी बात सुनने की हिम्मत नहीं पड़ेगी विपक्ष में, उनके नाम से आतंकवादी थर्राते हैं वगैरह-वगैरह, इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन वो सदन में नहीं आ रहे। अब बोले भी तो वो एक ऐसी मीडिया एजेंसी के माइक पर बोले जो उनकी जेब में पड़ी रहती है। और वो बोले कि मैं तो चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, अगर आज विपक्ष चर्चा का पत्र दे तो मैं आज से लेकर कल तक उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और राहुल गांधी ने तो फौरन ही, जैसे पहले कहा था, राहुल गांधी ने फौरन ही कहा कि हम उनका भाषण सुनने के लिए वहाँ नहीं आएँगे, भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। जो हमने बातें उठाई हैं, उनका जवाब दें कि वहाँ पर लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया, पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, जो सादा वस्त्रों में लोग वहाँ पर डंडेबाजी कर रहे थे, वो लोग कौन थे? राहुल गांधी ने वही अपनी पुरानी माँग साफ की, जो दरअसल सारे देश की माँग है इस वक़्त। जैन ज़ी की माँग ही नहीं, सारे देश की माँग है। अच्छा, अब ये एक बार पहले ही पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि भई अमित शाह के गायब रहने का, और बड़ी अच्छी व्याख्या भी की थी उन्होंने, अगर वो गायब रहने का कारण क्या है? अच्छा, अब ये ज़रा-सी तिकड़म की है कि हम अब चर्चा करने को तैयार हैं, रोज़ माहौल बनाया जाता है कि वो आने वाले हैं, फिर नहीं आते। अब खुद ही कह रहे हैं कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष करे तो तब पता लग जाएगा कौन भाग रहा है, क्या भाग रहा है। इस तिकड़म से होगा क्या आज? देखिए, आपने तिकड़म शब्द का इस्तेमाल किया है। जो चिट्ठी उन्होंने दरअसल स्पीकर महोदय को लिखी है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए, तो उसका एकमात्र अर्थ ये निकलता है कि दरअसल वो इतिहास से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि जब इस समय का इतिहास, संसदीय इतिहास लिखा जाएगा, तब ये उसमें बड़े काले शब्दों में दर्ज होगा कि दरअसल जब इस देश का युवा सड़क पर उतरा हुआ था, तब उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, पैलेट गन से उसके ऊपर हमला हुआ था, बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा था और नुकीली लगी हुई लाठियां चली थी, इलेक्ट्रिक शेल्स चले थे। और उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह थे। और जब जेनजी ने और विपक्ष ने ये मांग की कि आप सदन में आके अपनी बातों को रखिए और स्पष्ट करिए कि दरअसल ये हमला क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसने आदेश दिया, तब आप सदन से 22 दिन गायब रहे। तो ये जो सदन से 22 दिन गायब रहे का ये इतिहास जो है, वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। उनको मालूम है कि आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद जब भी इतिहास पलट कर देखेगा, तो ये कहेगा कि उस वक्त हिंदुस्तान के गृह मंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दोनों ही संसद के माध्यम से जनता का सामना नहीं कर पाए और एक तरीके से भागे हुए दिखाई पड़े। तो दरअसल वो इतिहास में जो गलती उनसे हो चुकी है या जो गलती वो कर रहे हैं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भागा नहीं था, मैं दरअसल संसद के अंदर आकर अपनी बातों को रखना चाहता था, मैं विपक्ष के सामने विपक्ष से बैठकर चर्चा करना चाहता था, लेकिन उस चर्चा में विपक्ष ने हिस्सेदारी नहीं की, इसलिए इतिहास मुझे खलनायक न बताया। दरअसल ये पूरी कोशिश उसी दिशा में एक कोशिश है, इतिहास में अपने आप को एक तरीके से माफी इतिहास से मांगने की कोशिश है। अब वो कितने कामयाब हो गए कहना मुश्किल है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आज भी जो बयान अमित शाह ने दिया है, अगर आप उसको ध्यान से देखिए, तो मैंने तो बहुत ध्यान से 2-3 बार उनके उस वीडियो को देखा और उनकी पूरी
भावभंगिमा को देखा, मैंने पहली बार ये देखा कि जिसके बारे में कहा जाता है वो लौह पुरुष और चाणक्य दोनों हैं, दरअसल वो कितने कमजोर, कितने असहाय, कितने बेबस से दिखाई पड़ रहे थे। उनके कंधे झुके हुए थे, चेहरे पर एक तरीके की परेशानी दिखाई पड़ रही थी, आत्मग्लानि और अपराध बोध से वो ग्रस्त मुझे नजर आए। ये बॉडी लैंग्वेज उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज नहीं है जो दरअसल गुजरात के समय से गृह मंत्री रहा हो और इस तरीके के कई मामले उन्होंने झेले हो। लेकिन पहली बार जब आप वाकई में चीजों को पढ़ने में नाकाम रहे और उसकी वजह से सरकार अगर मुसीबत में फंस गई हो और फिर ये सवाल अगर विपक्ष पूछे कि आप कहां थे, क्या आपने आदेश दिया या फिर आपने आदेश नहीं दिया, सवाल तो दो ही हैं। लाठीचार्ज आपके कहने पर हुई या आपके कहने पर नहीं हुई। अगर आपके कहने पर हुई तो आप कल्पेबल हैं यानी अपराधी हैं, अगर हैं तो फिर आप इस्तीफा दीजिए, और अगर आपके कहने पर नहीं हुई इसका मतलब आप नकारे हैं, आप सरकार नहीं चला सकते हैं। तो अमित शाह दोनों बातें नहीं मान सकते। अमित शाह ये नहीं कह सकते कि मैं नाकारा हूं, वो ये भी नहीं कह सकते कि मैं अपराधी हूं, तो करे क्या। इसलिए वो एक औपचारिक चिट्ठी लिखकर आधिकारिक तौर पर इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं कि मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। बस इतनी सी उनकी कोशिश है। कोई वो चर्चा करना चाहते हैं, कोई वो सदन में आके बयान देना चाहते हैं, कोई सफाई देना चाहते हैं, ऐसी कोई मंशा उनकी दिखाई नहीं पड़ती मुझे। ड्रामेबाजी, बाइट का देकर और सब कुछ करके भी अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए, नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। तमाम तरह से बातें कही गई कि देखिए मैं तो बहुत तैयार हूं, मैं 3 बजे से रात तक तैयार हैं, फिर अगले दिन हम शुरू हो जाएंगे और फिर 3 बजे तक करेंगे, यानी कि 24 घंटे हम इस पर बात कर सकते हैं। छात्रों पर जो कुछ हुआ उसको लेकर हम बात करेंगे। और एक तरह से आप जब देखेंगे बॉडी लैंग्वेज को अमित शाह की, वो डरे सहमे झुके हुए नजर आए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इससे पहले अमित शाह को हमने पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जिस एरोगेंस के साथ हमने देखा है, जिस तरह से वो विपक्ष को कोई अहमियत नहीं देते हैं, जिस तरह से विपक्ष को वो अबे तबे कर बिठा देते हैं, साले जैसी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर किया हुआ है, और वो चिल्ला कर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस तरह से संसद नहीं चलेगी, विपक्ष को आपको समझाना होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष जैसा चाहता है, जिस भी तरह से चाहता है, हम हर तरीके से तैयार हैं, विपक्ष तो तैयार हो जाए कि हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि डर के दुपक्के वो निकल लिए और फिर कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया जा रहा है। यानी कि अब लोगों को या विपक्ष को भाषा की मर्यादा और भाषा बीजेपी से अगर सीखनी होगी तो वो कैसा दिन होगा, ये आप सब सोच सकते हैं। एफसीआरए बिल से लेकर डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण बिल से लेकर जो ये 3 इंपॉर्टेंट बिल पार्लियामेंट में लेकर आने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, अब लग रहा है ये ठंडे बस्ते में चला गया है। एफसीआरए बिल बताया जा रहा है कि जेपीसी को भेजा जा रहा है। डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल आपको पता है कि अभी सरकार के पास नंबर नहीं है, तमाम जोड़ तोड़ सबके बाद भी। इससे भी ये जाहिर हो रहा है कि वो पहले वाली सरकार नहीं है जहां ये कहा जाता था कि देखिए वो तो साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके नंबर अरेंज कर लेंगे और किसी भी बिल को पास करा सकते हैं। अब गॉन दोज डेज। अब सरकार जो है ना सिर्फ चौतरफा घिरी हुई है बल्कि अपने सबसे कमजोर फेज में नजर आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आरएसएस नए चेहरे की तलाश में है। उनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अब उनको सिर्फ शर्मिंदगी ही मिल सकती है, वोट तो नहीं मिल सकते हैं। और आने वाला यूपी का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का है। आपको पता है कि 27 से लेकर 28 के बीच में कितने राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में भी आपको पता है कि राम मंदिर की चोरी का मामला किस तरह से पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। उसमें योगी आदित्यनाथ को लेकर इतना घेराव नहीं हुआ है जितना नरेंद्र मोदी को लेकर हुआ है। यानी कि वो नरेंद्र मोदी जो कि आपको पता है कि अगर म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव हो तो उसमें भी वो कैंपेन करते हुए नजर आते हैं। अगर वो जाते हैं उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने के लिए तो ये वाकई में बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा या बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा, आप खुद सोच सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम अंदर से खलबली सी मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, भले ही कुछ भी आपको दिखाने की कोशिश की जा रही हो। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे और मेरे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देश के जाने माने पत्रकार जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, ओंकारेश्वर पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओंकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकारेश्वर जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि अभी मैं दीप्ति जो है उनको सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पार्ट 2 जल्द आने वाला है और हमने दिल्ली में अपने वॉलंटियर से मुलाकात की है, मीटिंग की है। दूसरी तरफ सौरभ दास ये कह रहे हैं कि पौंडीचेरी में उनके जो परिवार के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। अभी हाल ही में अमित शाह पौंडीचेरी गए भी थे, उन्होंने होम मिनिस्टर और जो गवर्नर है वहां मुलाकात उनसे की थी। तो सौरभ दास ये कह रहे हैं कि क्या ये मीटिंग इसलिए की गई थी ताकि उनके परिवार को हैरेस किया जा सके, परेशान किया जा सके। और तीसरा, आप देख ही रहे हैं कि छात्रों के साथ जो कुछ हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जेन जी को चुप कराने की कोशिश की गई थी लेकिन जेन अल्फा भी उठ खड़ा हुआ है। कितनी मुसीबत में है ये सरकार और क्या उसके जरिए उठाए गए सारे कदम आपको लग रहा है कि फेल होते हुए, धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, सरकार इस समय अपने सबसे मुश्किल दौर में है। जो दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थितियां पहले कभी नहीं थी। 2024 के चुनाव में जो इनको 63 सीटें कम मिली 2019 के मुकाबले, उस समय से इनका ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। और मुश्किल ये है कि ये गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं और चोरी और सीनाजोरी करते जा रहे हैं। एक तरफ गलतियां करेंगे, उसके तरफ दूसरी तरफ सीनाजोरी करेंगे। और ये जो इनकी सीनाजोरी की भाषा है, ये शुरुआत से इन्होंने अपने राजनीतिक उसकी रणनीति का हथियार बनाया और इसीलिए आज लोगों की नाराजगी ज्यादा है। हमें याद नहीं आता कि कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई प्रधानमंत्री इतना अनपॉपुलर हुआ हो, पिछले 50 सालों में तो कम से कम हमने नहीं देखा कि जिसको लेके इतनी सारी बातें हुई हों और युवाओं ने इस तरह से उनके साथ भाषा का इस्तेमाल किया हो। लेकिन इनके लिए इसके लिए युवा दोषी नहीं है, दोषी ये हैं कि हर बात पे उनको किस तरह से कोसते हैं और तुरंत किसी को राष्ट्रद्रोही, किसी को रामद्रोही, किसी को अर्बन नक्सल कह देना, यानी उसके पूरे अस्तित्व को नकार देना। और इनको लगता है कि ये बड़ी आसान सी भाषा है, ये शायद पार्लियामेंट्री इनके शब्दों में होगी, लेकिन इससे गंदी कोई भाषा नहीं हो सकती। और ये पूरी पार्टी के जुबान पे आया। आज जब आपने कमिटमेंट कर लिया है कॉकरोच जनता पार्टी से कि उनके केसेस विड्रॉ होंगे, उनके खिलाफ कोई विच हंटिंग नहीं होगी, तो फिर सौरभ दास के खिलाफ और फिर बाकी और बहुतों के खिलाफ, बहुतों के तो केसेस सामने नहीं आ रहे हैं जिनको हरास किया जा रहा है। बहुतों के टेलीविजन पे जो बदले हुए स्टेटमेंट आए, उसके जरिए लगा कि उनके ऊपर दबाव डाला गया है कि वो अपना स्टेटमेंट बदल लें। ये मच्छर मार प्रक्रिया है। मच्छरों से कोई मार के अपनी सत्ता बचा ले, ऐसा हो नहीं सकता। इनमें से कोई भी हो। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 10,000 से ज्यादा ईडी के जो इसी वो सर्टिफिकेट वो इशू हुए थे, नोटिसेस इशू हुए थे जिन लोगों पे, उनमें भी कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं था। तो आप खामखा देश को परेशान कर रहे हैं। आपको जिनसे परेशानी हो सकती है वो विद इन द पार्टी होंगे, एनडीए में होंगे या अपोजिशन में होंगे। आपको हाउस में मुकाबला है। आपको इन लोगों से मुकाबला नहीं है कि स्टूडेंट के पीछे जाएं, सौरभ दास को या रंका को या किसी और को परेशान करें या उन पे पैलेट गन चलवाएं। इससे सरकार को कोई फायदा होता नहीं, लेकिन इन्होंने ये मूर्खताएं की हैं। आज जब अमित शाह पे इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 20 दिन वो गायब कहां थे? 20 दिन से हाउस में नजर क्यों नहीं आए? प्रधानमंत्री क्यों नहीं नजर आए 20 दिन में? ये सवाल तो बनता है ना कि वहां पे पत्थरों से भरा हुआ ट्रक कैसे पहुंच गया इतने हाई सिक्योरिटी जोन में, जहां जगह जगह बैरियर लगे हुए हैं? तो क्या स्टूडेंट्स ने उसको फ्लाई करा के वहां पे उसको डाउनलोड कराया कि ट्रक जो है? और वो उसको तो मीडिया ने डिबंक कर दिया है कि 4 दिन पहले वो पार्लियामेंट थाने में पड़ा हुआ था वो ट्रक। फिर वहां से यहाँ कैसे आया? फिर यहाँ से कहाँ गया? उसको भलसवा और कहाँ ले जाया गया? उसको खाली कराया गया? ये सारी स्टोरी अब आ चुकी है। आप कह रहे हैं कि ये मजिस्ट्रेट का काम है कि फायरिंग करना, उसके बाद फिर सीआईएसएफ के डीजी कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेवारी है।